नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में अब हम लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। और इसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने फ्रेंड और जो भी इष्ट मित्र हैं आपके, उनको यहाँ पे शेयर कर दीजिए क्लासेस। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, ठीक है। 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अब यहाँ पे देखेंगे L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज आप सर्च करेंगे, इस लोगों के साथ प्ले स्टोर पे एक ऐप मिलेगा जिसपे रजिस्टर करके बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और L1 क्लासेस के जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें आवश्यकता अगर हो, मतलब आवश्यकता ही कहेंगे, आवश्यकता हो तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों का सीजीएल का पेपर अच्छे से जा रहा होगा। और जो भी यहाँ पे पेपर आपका चल रहा है प्रेजेंट में, उसके लिए अगर कहा जाए तो कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सेंटर्स पे प्रॉब्लम आ रही हैं, जिसको थोड़ा सा मतलब मैनेज किया जा सकता है। जो स्टाफ है वहाँ का लोकल, वो भी कुछ कई बार जो है मतलब उग्र तरीके से जो है मतलब लोगों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये भी छोटी मोटी बातें ये सब होती रहेंगी, चलती रहेंगी। और हम उम्मीद ये करते हैं आपसे कि जो है मतलब आप लोगों का पेपर अच्छे से जा रहा होगा, और पेपर जो है अटेम्प्ट करिए और मेंस का एग्जाम दीजिए और इस साल फाइनल सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 2024 के सिलेक्टेड लोग हैं ये। यहाँ से 2024 में लगभग 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ जेएसओ के लिए। और 4 लोग जो है नेट क्वालिफाई हुए यूजीसी वाली क्लास से, ठीक है। हाँ नितिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून हो गया है अब। तो 4 लोग जो है जो सिलेक्ट हुए यूजीसी के लिए, उनको भी जो है मतलब बधाइयाँ। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो है अगले जो सेशन है, अगला जो मतलब एग्जाम आने वाला है मेंस का, उसमें आप लोग फाइनल करिए सिलेक्शन, ताकि हम यहाँ पे आपकी फिर फोटो फिर से जो है लगा सकें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आसान आसान ही क्वेश्चन लिए गए हैं आज भी। और ज़्यादातर रिजल्ट हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसी में रिजल्ट ओरिएंटेड ये क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग पहले आज चर्चा पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर अगली क्लास से हम लोग अब इसमें न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल पोर्शंस इंक्लूड करते हैं, जैसा एसएससी मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ बीटा टू इंडिकेट्स ए प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक प्लेटिकर्टिक के लिए बताया गया था कि इसका मान ग्रेटर देन 3 होगा। ये हो गया, सॉरी, हाँ ये लेप्टोकर्टिक है। एक सेकंड, लेप्टोकर्टिक, ये हो गया हमारा मेजोकर्टिक, और ये हो गया प्लेटिकर्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा 2 का मान 3 होता है, यहाँ ग्रेटर देन 3 होता है, और यहाँ लेस देन 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन 3 होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इन बाउली फार्मूला स्क्यूनेस इज जीरो। अगर स्क्यूनेस हमारा जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो यस के बाउली करके यहाँ पे हमने जो फार्मूला लिखा था, ये क्या था, Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1, ठीक है, अपान ये यहाँ पे Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ये हो जाएगा। अब इसको अगर इधर हम ले आए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं Q3 प्लस Q1 अपान 2 इज इक्वल टू Q2। तो Q2 बराबर Q1 प्लस Q3 अपान 2, ये जो है आपका ये मान हो जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे बाउली कोफिशिएंट जीरो होगा। अगर ये कंडीशन होती है, बाउली कोफिशिएंट जीरो होने का मतलब क्या होगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो सिमेट्रिक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
गामा वन ग्रेटर देन जीरो और गामा टू ग्रेटर देन जीरो है। तो इस केस में गामा वन ग्रेटर देन जीरो पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। और गामा टू ग्रेटर देन जीरो पे ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्लेटिक, हाँ लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताइए कौन सा आंसर होगा, तो पॉजिटिवली स्क्यूड एंड लेप्टोकर्टिक हो जाएगा। फिर साथ साथ अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा मान आता है तो उस केस में हम इसको कहेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड लेप्टोकर्टिक। Which statistical moment is used to define variance? ठीक है, इसमें स्टैटिस्टिकल मोमेंट कौन सा है जो वेरिएंस डिफाइन करता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये होता है सेकेंड मोमेंट। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन मतलब सेकेंड सेंट्रल मोमेंट भी इसको हम कह सकते हैं, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, आज की जो क्लास है ये मोमेंट पे रिलेटेड है, मोमेंट से संबंधित क्वेश्चंस हैं। अगली क्लास में हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन से संबंधित क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, जब अगले सैटरडे को क्लास होगी तो उसमें हम लोग कोरिलेशन से संबंधित चीज़ों पे आएंगे। फिर उसके बाद कोरिलेशन के साथ ही रिग्रेशन और एट्रीब्यूट्स थियरी भी हम उसी में शामिल करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब ये अगला क्वेश्चन है कि द कुर्टोसिस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कुर्टोसिस क्या होगा, बताइए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कुर्टोसिस क्या होगा, देखिए इसमें हम बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें बताया गया है कि यूनिफॉर्म ए बी, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पैरामीटर होते हैं। और इसका जो हम अगर पीडीएफ लिखने जाएं तो ये होता है 1/b माइनस ए एक्स की लिमिट ए टू बी। ठीक है, तो अब इसका अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पर 1/b माइनस ए है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। इसीलिए ये चूंकि एक रेक्टेंगल बनाता है तो इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे लिए पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कुर्टोसिस क्या होता है, तो कुर्टोसिस कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा कुर्टोसिस क्या होता है प्लेटिकर्टिक के लिए, ये नॉर्मली जो हम ग्राफ बनाते हैं ये हमारा हो जाता है मेजोकर्टिक के लिए, ये प्लेटिकर्टिक के लिए, और ये हमारा हो जाता है लेप्टोकर्टिक के लिए। अरे यार सॉरी एक सेकेंड उल्टा हो गया, ये हमारा हो गया लेप्टो, ये हो गया हमारा मेजो, और ये हमारा हो गया प्लेटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितना भी यहाँ पे ए और बी के जितने डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे इसका मान उतना ही कम होता जाता है, क्योंकि 1/b माइनस ए है, इसलिए इसका मान धीरे धीरे ये ओरिजिन की ओर नीचे ही आता जाता रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा मेजोकर्टिक से भी नीचे इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा नॉर्मली। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार ये लेस देन 3 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कि उसके लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीडीएफ मिल गया तो आप इसके लिए जो है यहाँ पे μ4 निकालिए, फिर μ2 निकालिए, फिर दोनों का डिफरेंसेस लीजिए, फिर उसके बाद β2 का मान निकालिए, फिर इस तरीके से चीज़ें निकालेंगे तो β2 का आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब आपको बता पाएंगे कि यहाँ पे इसका जो है मतलब कर्टोसिस क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको ग्राफ यहाँ पे ये सब कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर यहाँ पे आपको ग्राफ पता है या इसका पीडीएफ कैसा होता है पता है तो ये चीजें आपको आसानी से आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द रेशियो μ4/μ2 स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे हम बताए थे कल ही कि μ4/μ2 स्क्वायर ये होता है β2 का मान।
ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बीटा 2 का मान होता है μ4 अपान μ2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा 1 इज, मिनिमम वैल्यू बीटा 1 की क्या होती है ये बताइए हमें, बीटा 1 की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे बीटा 1 का फार्मूला लिखिए पहले, ये होता है μ3 स्क्वायर अपान μ2 क्यूब। तो μ3 का मिनिमम मान, इसका मतलब क्या हो गया, μ3 का मिनिमम मान या वेरिएंस का हमारा मैक्सिमम मान। तो इस केस में आप लोग यहाँ पे बताइए कि हमारे पास यहाँ पे इसका मान क्या होगा, कुछ इसका मिनिमम मान डिफाइंड हमने किया है या नहीं किया है। तो इसको देखेंगे, तो जब हम स्क्यूनेस कुर्टोसिस बता रहे थे तो उसमें इसकी कोई लिमिट नहीं निर्धारित की गई है, इसकी कोई लिमिट निकाली नहीं गई है, इसलिए इसका कोई भी मिनिमम मान नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसको -1 0 इस तरीके कर दीजिए, वो बीटा 1 का मान लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 में ये -∞ तक जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि μ4 का मान 81 है, μ2 का मान 9 है, तो कुर्टोसिस क्या होगा। तो कुर्टोसिस क्या है, बीटा 2 μ4 अपान μ2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 अपान 9 का स्क्वायर, दैट इज 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर हम पूछे कि यही बीटा 2 का मान हमारे पास 1 है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। यही पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया होता आपसे, कहता कि μ4 का मान 81 है, μ2 का मान 9 है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो उस केस में देखेंगे तो लेस देन 3 आ रहा है, लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया, प्लेटिकर्टिक। ठीक है, प्लेटिकर्टिक, प्लेटिकर्टिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीटा 2 का मान 1 हो तो इस केस में क्या ये इंडिकेट करता है, यही देख लीजिए क्वेश्चन आ ही गया। बीटा 2 का मान अगर 1 हो तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पहले लेप्टोकर्टिक होता है, फिर मेजोकर्टिक, फिर प्लेटिकर्टिक। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लेप्टो, मेजो एंड प्लेटिकर्टिक। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन 1 है, यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर देन 3 होता है। बीटा 2 का मान, बीटा 2 का मान हमारा कैसा होता है, ग्रेटर देन 3 होता है। यहाँ पर बीटा 2 हमारा बराबर 3 होता है, और इस केस में बीटा 2 का मान हमारा लेस देन 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सेस कुर्टोसिस इज कैलकुलेटेड बाई, एक्सेस मतलब कुर्टोसिस, जो अधिक हमारा कुर्टोसिस होता है या एक्सेस कुर्टोसिस जो हमारे पास होता है, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस कुर्टोसिस जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक तरीके से कहा जाए एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड कुर्टोसिस, तो एक्सपेंडेड जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, या नॉर्मल सी बात है कि एक फार्मूला ही पूछा गया है, तो गामा 2 का मान बीटा 2 - 3 के माध्यम से इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ये कही जा सकती है कि बीटा 2 जो है मेजर ऑफ कुर्टोसिस होता है, और गामा 2 भी उसके साथ अगर हम निकालें तो वो एक्सटेंडेड कुर्टोसिस का मान बता देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थर्ड जो हमारा μ3 का मान क्या होगा, ये हमारा पूछ रहा है फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम आपको बताए थे एक नियम कानून, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बोला था कि जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट होते हैं, ऑड ऑर्डर जो हमारे पास मोमेंट्स होते हैं, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 0 होते हैं। ठीक है, तो चूंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही पूछ रहा था, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कुर्टोसिस, हाईएस्ट कुर्टोसिस किसका होता है।
हाईएस्ट कुर्टोसिस हमारे पास देखेंगे तो किसका होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, 3 डिस्ट्रीब्यूशन लिखे गए हैं, अगर यहाँ पर देखें तो अभी जस्ट इसके लिए हमने बताया था कि इसका कुर्टोसिस लेस देन 3 होता है, मतलब अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन आया था। इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका मान जो है 3 होता है। अब बात आती है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए चूंकि आपके ये, इसके लिए हमारे पास अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, और बीएससी वाले जो है वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये भी आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसलिए चीजें बताई नहीं गई हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली होते हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा वीकनेस की बात अगर होती है तो ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब क्या कि ये लेप्टोकर्टिक होता है। ठीक है, लेप्टोकर्टिक होता है। हाँ, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन अब तक हम आपको पढ़ाए हैं, चाहे बाइनोमियल हो, पॉइसन हो, ज्योमेट्रिक हो और हाइपर ज्योमेट्रिक हो, फिर उसके साथ साथ जो मतलब एक तरीके से कहा जाए जो और छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इन चीज़ों का जो हम पढ़ा रहे थे तो उस केस में हमने जब रिजल्ट बताया हुआ है, ध्यान में रखिएगा जितने का हमने रिजल्ट बताया हुआ है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर एसएससी में आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी करना है तो ये दो तो नहीं होंगे, दो ऑप्शन कट गए। दो ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एक इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये नॉर्मली जो है यूनिफॉर्म टाइप का होता है। ठीक है, हाँ, और लाप्लास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है थोड़ा सा खतरनाक इसके क्वेश्चन होते हैं, और उसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारे पास मतलब लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है ये हमारा लेप्टोकर्टिक होता है। ठीक है, ये पीवाई क्यू है क्या? अच्छा नितिन जी, अच्छा क्वेश्चन 12 पीवाई क्यू है, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अभी जल्दी ही हम लोग पीवाई क्यू टॉपिक वाइज शुरू करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा ये 2 से 3 क्लासेस और हो जाए इसकी, क्योंकि कारण ये है कि मतलब अभी जो हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, अभी कोरिलेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं जो सिलेबस पढ़ रहे थे, उसके बाद उसमें प्रोबेबिलिटी खत्म कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी के साथ साथ जो है हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थियरी जो भी होता है, मतलब रैंडम वेरिएबल वाला जो आपका टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग वहाँ पे सैम्पलिंग पे आ गए हैं। तो सैम्पलिंग भी खत्म हो जाएगी आज उम्मीद है, और अगले जो सेशन है, अगले क्लास जो JSO 25 की हम बात कर रहे हैं, जो 25 का सिलेबस चल रहा है पेड वाला, उसमें हम लोग जो मतलब यहाँ पे आएंगे तो अब हमारे पास जो ML एस्टिमेटर वाला है, जहाँ पे आपसे हाइपोथेसिस पूछता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछता है, और फिर उसके बाद जो टेस्टिंग है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, उसके जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसको पूछता है, तो उस चैप्टर पर पढ़ेंगे, वहां तक हम आ जाएंगे। फिर उसके बाद मतलब PYQ से हम जो है टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं हम शुरू कर देंगे। पहले हम पहले चैप्टर का जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। फिर उसके बाद जो टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, जैसा जिस सीक्वेंस में आपका एसएससी का सिलेबस है उसी सीक्वेंस में हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, मतलब बस ये कोरिलेशन तक खत्म हो जाए, ताकि थोड़ा सा क्या है कि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे उसमें भी पीछे से हम लोग आते रहेंगे। फिर उसके बाद जब आपका पेपर 10, 12, 15 दिन रह जाएगा तो पूरा पूरा जो 10 साल का पेपर है 10 क्लासेस में, उसको कंटिन्यूएशन में हम लोग लाइव क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा टू इज इक्वल टू, बीटा टू के केस में यहाँ पर फिर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सेंट्रल मोमेंट इज यूज इन मेजरिंग सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी को मेजर करने के लिए किस सेंट्रल मोमेंट का यूज होता है? सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? बीटा 1, ये हो जाएगा μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। तो ये नॉर्मली वेरिएंस होता है, μ3 का हमारे पास यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच इज ए नॉन डायमेंशनल मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है,
नॉन डायमेंशनल मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ध्यान में रखिएगा, नॉन डायमेंशनल का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास कोई डायमेंशन या डायरेक्शन नहीं बताई जाती। जैसे कोरिलेशन में हम कहते हैं कि कोरिलेशन क्या है, कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, मेजर ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और वो जो रिलेशनशिप होता है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा इसमें नॉन डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो गामा वन जो हमारा होता है इसी को हम यहाँ पे डायमेंशनल नॉन डायमेंशनल जो है हम मेजर कहते हैं गामा वन को। क्यों ऐसा, क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इसका मेजरमेंट होता है, जो भी हमारे पास इसका मेजरमेंट होता है, नीतीश जी क्या 15 में मीडियन, नहीं मीडियन नहीं भाई, गामा वन जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक तरीके से कहा जाए तो ये हमारे पास जो गामा वन होता है ये स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड मोमेंट होता है ये। ठीक है, जो एक रेशियो के फॉर्मेट में निकाला जाता है। तो ये स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या हो गया कि जो हम स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी फिक्स पॉइंट से उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, या किसी फिक्स लोकेशन के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जब भी हम यहाँ पे या इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे तो एक बेस ईयर का वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि हम जब भी इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो वो किसी बेस ईयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे होते हैं उस समय वहाँ पे। ठीक है, मतलब फिक्सिंग करते हैं किसी आइडियल डेटा के साथ उसकी। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे जो म्यू3 म्यू1 या म्यू2 का हम यूज करते हैं तो उसका भी हम एक निश्चित पॉइंट दैट इज मीन से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं, इसलिए म्यू1 को हम यहाँ पर नॉन डायमेंशनल कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो मान होता है म्यू3 स्क्वायर अपॉन म्यू2 क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, मतलब यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि ये भी हमारा यूनिट लेस होता है। ठीक है, इसका यूनिट कोई नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसलिए यहाँ पे यूनिटलेस जब ये चीजें हो जाती हैं तो इस केस में यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको, ठीक है, यूनिटलेस होता है। तो इस केस में हम इसको यहाँ पे नॉन डायमेंशनल मेजर कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बीटा 2 का मान 5 हो जाए तब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो बीटा 2 का मान मतलब ग्रेटर देन 3 हो रहा है, ग्रेटर देन 3 होने पर मतलब क्या हो गया, लेप्टोकार्टिक हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विच फार्मूला डिफाइंस एक्सेस कोटोसिस गामा 2। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, चलिए बीटा 2 माइनस 3। ठीक है, बीटा 2 माइनस 3 ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स कैन नेवर बी निगेटिव। इसमें कौन सा मोमेंट है हमारा जो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए म्यू2 का मान हम क्या लिखते हैं, 1/n समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2। ठीक है, और म्यू4 का जब हम मान निकालते हैं तो 1/n समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर निगेटिव मान भी आएगा तो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी निगेटिव मान आएगा तो हम इसको पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब म्यू2 और म्यू4 मतलब दैट इज ए एंड बी। ठीक है, दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेटर द स्क्यूनेस द ग्रेटर द डिफरेंसेस बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक कथन लिख रहा है, एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारे पास यहाँ पे कथन है
कि यहाँ पर ग्रेटर स्क्यूनेस होती है, तो एस के का मान यहाँ पर देखिए मीन मीडियन के बीच में हमारे कुछ रिलेशन था, तो मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, ये पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस था। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसका मान ग्रेटर होगा, मतलब यहाँ पे एस के का जो मान है ये अधिक हो जाए, और एस के का मान अधिक हो जाए तो इसके बीच में डिफरेंसेस किसके बीच में बढ़ेंगे, फिर मीन और मोड के बीच में। ठीक है, तो मीन और मोड के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा वन इन ए परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मान सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के केस में इसका मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज हैवियर टेल देन नॉर्मल कर्व। हैवियर टेल, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हैवियर टेल का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो टेल है, टेल मतलब क्या, हैवियर है, हैवियर का मतलब उसमें पीकनेस ज्यादा है थोड़ी, मतलब ये हैवियर है हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से यहाँ से अधिक बाहरी पूंछों, इसका मतलब ये समझिएगा कि जब इसके ये लेंथ, ये जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्रिसिटी है, ये अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का फैलाव है अगर ये हैवियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बिंदु है, मतलब मूल बिंदु, इसी के आसपास से ही ये आके जो है मतलब गिर जाएगा, मतलब टच हो जाएगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि हल्का है, हल्का है मतलब क्या, वो प्लेटिक वाला स्थिति हो जाएगी कि सॉरी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे जो है भागता चला जाएगा दूर तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय स्क्यूनेस। ध्यान में रखिएगा स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग मतलब ये कौन सा हमारा ऐसा मेजर है, जो कौन सा ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ध्यान में रखिएगा सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है, मीन मीडियन मोड। मिड रेंज यहाँ पे ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं होता है, डिस्पर्सन का मेजर होता है, रेंज या मिड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लक्चुएशन से कौन सा प्रभावित नहीं होता है, तो देखेंगे तो मीडियन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव द टेल इज। स्क्यूनेस नेगेटिव है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, निगेटिवली स्क्यूड। निगेटिवली स्क्यूड के केस में क्या होता है, देखिए हमने बताया कि जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अगर ये हमारा निगेटिवली स्क्यूड हो जाए तो उस केस में हमारा मीन मीडियन मोड जो है कैसा होता है, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड होता है। तो इस केस में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमारा मोड होगा। ध्यान दीजिएगा सबसे जो मैक्सिमम यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं इसी लाइन को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और जो मैक्सिमम ग्राफ होता है उसके करस्पॉन्डिंग ये जो मान होता है मूल बिंदु से, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा मोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोड सबसे बड़ा होगा। ठीक है, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। तो यहाँ पर देखेंगे मोड यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा मीडियन कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और हमारा मीन कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तब इस केस में मीन लेस देन मीडियन और लेस देन मोड होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो ये लेफ्ट साइड ज्यादा इलांगेटेड होता है, ज्यादा दूर तक ये फैला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट साइड अधिक इलांगेटेड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि
लेफ्ट साइड जो होता है ये इलोंगेटेड होता है, मतलब फैला हुआ होता है, बाएं साइड जो है फैला हुआ होता है। अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पर मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है, तो उसके से मोड सबसे छोटा होगा, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे होगी, इसके बाद मीडियन, इसके बाद मीन होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में राइट साइड इलोंगेटेड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मान जो है इसके लिए क्या होता है, जीरो स्क्यूनेस होता है और कुर्टोसिस जो है हमारा 3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सेंट्रल मोमेंट डिफाइंस शेप, सिमेट्री एंड टेल ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा हमारा जो मोमेंट है, सेंट्रल मोमेंट है, ये शेप मतलब सिमेट्री एंड टेल ऑफ द कर्व डिफाइन करता है। तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे म्यू थ्री, म्यू थ्री हमारा क्या है, सिमेट्री को डिसाइड करता है, क्योंकि म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब का मान जो होता है ये बीटा वन के बराबर होता है। ठीक है, और टेल, टेल का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे कुर्टोसिस की बात कर दिया। ठीक है, टेल मतलब उसका हैवी टेल है या हल्की टेल है, मतलब एक तरीके से लाइट टेल है। तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल मोमेंट डिफाइंस शेप ऑफ द कर्व। नहीं नितिन जी, ये आप क्या लिख रहे हो, कौन सा सेकेंड? नहीं भाई, एक मिनट रुक तो जाओ, सेकेंड तो दोनों में यूज होता है ना। बीटा टू का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू फोर अपान म्यू टू स्क्वायर, तो ये तो दोनों में यूज हो रहा है, इसको हम नहीं कह सकते ना, और वैसे भी ये वेरिएंस होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास देखेंगे तो सिमेट्रिसिटी ये डिफाइन करता है, और उसके टेल का जो मतलब टेल की साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर इलांगेटेड है उसके बारे में बीटा टू बताता है। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो हमारा मोमेंट है ये बताएगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुर्टोसिस अफेक्ट द, कुर्टोसिस जो होता है उसका अफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे कुर्टोसिस देखेंगे तो कुर्टोसिस के माध्यम से हम यहाँ पे अपने ग्राफ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वहां पर हम ये कहते हैं कि हमारा जो पीकनेस है, ठीक है, पीकनेस ऑफ द ग्राफ की बातें यहाँ पे हम या टेल के हैवी या फिर लाइट होने की हम बात करते हैं, या थिकनेस की बात करते हैं। हैवी का मतलब थिकनेस उसमें ज्यादा हो गई है, तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा ये हमारा कुर्टोसिस अफेक्ट द थिकनेस एंड थिकनेस ऑफ द ग्राफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू म्यू थ्री इफ डेटा इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे म्यू थ्री के साथ क्या होगा जब हमारे पास डेटा सिमेट्रिक हो। तो इस केस में सिमेट्रिसिटी के लिए बताया कि ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हमारे जीरो होते हैं, ये इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल डेटा वैल्यूज आर सेम व्हाट इज द कुर्टोसिस। सभी वैल्यूज अगर सेम हो जाएं, ध्यान में रखिएगा, सभी वैल्यूज सेम हो जाएं तो उस केस में हमारे पास कुर्टोसिस का मान क्या होगा। इसका सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, मतलब इसमें क्या है कि आपको हो सकता है डायरेक्टली जल्दी से आप जीरो कर दीजिए। कुर्टोसिस का मान पूछ रहा है, ये म्यू फोर अपान म्यू टू स्क्वायर, मतलब वन अपान एन समेसन आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर फोर अपान वन अपान एन समेसन आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब इसका मान पूछ रहा। सभी वैल्यू सेम हो जाए तो उसका सेम मीन हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंसेस दोनों साइड ऊपर और नीचे जीरो हो जाएंगे। जीरो अपान जीरो क्या होगा, जीरो अपान जीरो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं लिख दीजिएगा, ये जीरो अपान जीरो का हट के वन नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कह दो टू अपान टू बराबर वन होता है, जीरो अपान जीरो बराबर वन क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में, हाँ इस केस में जो है
अनडिफाइंड हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच मोमेंट इज यूज्ड इन बीटा टू। बीटा टू में कौन सा मोमेंट यूज होता है? तो इस केस में म्यू टू और म्यू फोर यूज होते हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन विथ गामा टू लेस देन जीरो। गामा टू लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नीचे वाला। नीचे वाला कौन सा होता है? लेप्टो, मेजो और प्लेटी। तो ये प्लेटी कर्टिक वाला हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच व्हाट डज ए नेगेटिव थर्ड सेंट्रल मोमेंट इंडिकेट्स। अगर थर्ड सेंट्रल मोमेंट हमारा निगेटिव हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? थर्ड सेंट्रल मोमेंट हमारे पास निगेटिव हो जाए तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? पी नहीं, पॉजिटिव स्क्यूनेस नहीं होगी। थर्ड सेंट्रल मोमेंट मतलब म्यू थ्री अपान म्यू टू, म्यू थ्री क्यूब, सॉरी म्यू थ्री स्क्वायर अपान म्यू टू क्यूब, ये होता है हमारा बीटा वन। ठीक है। इसका म्यू थ्री जो है अगर हमारे पास, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये बीटा वन का मान चाहे जो भी हो, इस केस में अगर हमारे पास आड आर्डर मोमेंट अगर हमारे पास जीरो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। लेस देन जीरो के केस में ये निगेटिवली स्क्यूड कह सकते हैं इसको। ठीक है, निगेटिव स्क्यूनेस एग्जिस्ट करेगी वहां पे। हाँ ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि बीटा टू का मान 2.5 है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होगा? तो 2.5 है मतलब लेस देन 3 है, और लेस देन 3 है तो उस केस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? फ्लैटी कर्टिक होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच मेजर यूजेस एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर स्क्यूनेस। तो एब्सोल्यूट जो हमारे पास यहाँ पे मेजर है, मतलब विच मेजर विच मेजर यूजेज एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब जहां पे मॉड लगता हो। ठीक है, मॉड। तो यहां पर देखेंगे तो जो हमारे पास मॉडुलस वैल्यू है वो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में यूज होती है। ठीक है, बाउली में। क्यों? क्योंकि बाउली जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है ये होता है हमारा Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 अपान Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो ये पोजिशनल एवरेज है। डेटा निगेटिव होने के बाद भी ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास डेटा निगेटिव है तभी वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगा उसका हम फिक्स पॉइंट देखते हैं। ठीक है, n/4 टर्म हम जो है देखते हैं वहां पर। ठीक है, तो इस केस में बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट ऑर्डर इज। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा। तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कोर्टोसिस। इसमें कौन सा जो है कोर्टोसिस को प्रभावित नहीं करता? बताइए। तो म्यू फोर तो पहले प्रभावित ही करता है क्योंकि म्यू फोर यहाँ पे देखेंगे, म्यू फोर यहाँ पे डायरेक्टली प्रभावित करता है क्योंकि यहाँ पे इस फार्मूले में ही इन्वॉल्व है, तो ये नहीं होगा। पीकनेस ऑफ द कर्व, पीक ज्यादा हो गई तो उस केस में तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेप्टोकर्टिक हो जाएगा, या कम हो गई तो प्लेटिकर्टिक हो जाएगा। थिकनेस, थिकनेस भी बताता है। थिकनेस मतलब हमारे पास ओरिजिन के पास है, इसका मतलब उसमें पीकनेस ज्यादा होगी। ओरिजिन से फैला हुआ है डेटा हमारा, तो या जो हमारी टेल है वो दूर तक फैली हुई है, जिसका मतलब हमारी टेल जो है थिक है, सॉरी लाइट है, और लाइट के केस में दूर तक फैली होगी और उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होगा? प्लेटिकर्टिक होगा। तो सिमेट्रिसिटी जो होती है इससे जो है कोई मतलब नहीं होता कोर्टोसिस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि द फार्मूला, सॉरी द फोर्थ रा मोमेंट इज डिनोटेड बाई। फोर्थ रा मोमेंट इज डिनोटेड बाई म्यू फोर।
कैसे कैसे क्वेश्चन डाले हैं यार ये लोग। सेंट्रल मोमेंट आर कैलकुलेटेड अबाउट, सेंट्रल मोमेंट कहाँ से कैलकुलेट होता है, तो मीन से। ये लोग महाराष्ट्र का एग्जाम होने वाला था, उस चक्कर में यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, तो महाराष्ट्र वाले में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मोमेंट गिव्स आइडिया ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के बारे में कौन हमें आइडिया बताता है, तो वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, वेरिएंस, और वेरिएंस का मतलब हो गया म्यू2। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे जो हमारा मोमेंट होगा वो हमारा वेरिएबिलिटी के बारे में बताता है। अगला है, विच फार्मूला डिफाइंस गामा वन, तो गामा वन का मान यहाँ म्यू3 स्क्वायर पान म्यू2 क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद द बीटा वन वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो बीटा वन यहाँ पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन आज रिपीट हो गया यार। व्हाट इज द एक्सेस कुर्टोसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस कुर्टोसिस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब गामा 2 की बात कर रहा है, जो बीटा 2 - 3 के बराबर होता है, दैट इज 0। ठीक है, एक्सेस कुर्टोसिस का मतलब गामा 2 का मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीटा 2 इज इक्वल टू 9, तो अब यहाँ पे हमें बता दीजिए बीटा 2 इज इक्वल बराबर 9, मतलब बीटा 2 का मान क्या है, ग्रेटर देन 3 है, और ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लेप्टोकर्टिक होगा। ठीक है, लेप्टो। अगला क्वेश्चन, पियर्सन्स फार्मूला फॉर स्क्यूनेस, तो पियर्सन्स फार्मूला क्या होता है कि मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। ठीक है, यही होता है सी एस के का मान। ठीक है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला देखिए, ओहो हो, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मीडियन में लिखेंगे तो ये 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन हो जाएगा अपॉन एस डी हो जाएगा, तो मीन माइनस मीडियन। ठीक है, अपॉन एस डी। चलिए मीन माइनस मीडियन, तो यहाँ पे यार कुछ इसका बैठ नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, इसी में एक ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, मीन माइनस मोड अपॉन एस डी कर दीजिए इसी में, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीन माइनस मीडियन Q1 प्लस Q3/2 मीडियन होता है, लेकिन मीन माइनस मीडियन ही केवल लिखा है, इसमें एस डी भी तो होता है फिर। ठीक है, चलिए 43B, 43B जो है, हाँ फार्मूला कंप्लीट नहीं है, इसमें क्या है कि यहाँ पे फॉर परफेक्ट सिमेट्रिसिटी द वैल्यू ऑफ गामा वन का मान उस केस में हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, मीन मीडियन मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन। आइडियल मेजर की हम बात कर रहे हैं, जो भी आइडियल होगा वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मीन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आइडियल होता है। ठीक है, लेकिन दोनों एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें उनके कैलकुलेशन में हम एक लाइन ये लिखते हैं, ये इसके ड्रॉबैक भी है, मतलब आइडियल तो है लेकिन इसके ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो इस केस में ड्रॉबैक क्या होता है, एक ही ड्रॉबैक इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन का, ये एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित हो जाता है, सेम वही हाल स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित केवल और केवल एक ही मतलब यहाँ पे मेजर नहीं होता है, मीडियन, दैट इज पोजिशनल एवरेज। ठीक है, चलिए विच टाइप ऑफ स्क्यूनेस हैज टेल टुवर्ड्स राइट,
टेल टूवर्ड्स राइट, मतलब क्या कि हमारा जो टेल इसका है ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ये हमारा हो गया मोड। ठीक है, अब इधर की ओर फैला हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर कहीं यहाँ पे बीच में कहीं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन और इस डिस्ट्रीब्यूशन के बीचों बीच कहीं हमारा मीडियन एग्जिस्ट करेगा। जब मोड ग्रेटर देन हो गया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो मोड है, अगर यहाँ हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो मोड जो है हमारा मीडियन से छोटा हो गया, मतलब मीडियन जो हमारा मोड से बड़ा हो गया। इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगा फिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, Q1, Q2 और Q3 का मान दिया है, तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मान पूछ रहा है। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए, इसका फार्मूला भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया है। जल्दी से चलिए हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। यस के बाउली, इसका फार्मूला बताया गया Q3 माइनस Q1 माइनस Q2, सॉरी Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 अपान Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। इसको अगर हम हल करेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 अपान Q3 माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q3 का मान क्या है 55 प्लस 30 माइनस 2 टाइम्स 40 अपान Q3 का मान क्या है 55 माइनस 30। ठीक है, यही मान कैलकुलेट करना है हमें। ये क्या हो जाएगा 85 पाँच तीन आठ और ये 80 अपान ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसी को हल कर लीजिए, 5/25 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 5/25 मतलब 1/5 या दैट इज 0.2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मान इसका, तो 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? बोलो भाई। हाँ साहिल और वो नितिन, नहीं सी कैसे कर रहे हो यार, सी कैसे, कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है यहाँ पे देखिए। 55 प्लस 30 माइनस 2 टाइम्स 40 हो जाएगा अपॉन 55 माइनस 30। ये 5 3 8 85 हुआ और 80 हुआ और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 5/25। क्वेश्चन नितिन जी क्या कह रहे हो आप? क्वेश्चन 44 में 0 और 3 के बीच बहुत कंफ्यूजन है। ओके ओके, एक मिनट, कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं भाई। क्या है ये गामा वन? अच्छा, देखिए जो हमारा स्क्यूनेस होता है, स्क्यूनेस होता है और एक हमारा होता है कोर्टोसिस। ठीक है, स्क्यूनेस का मेजरमेंट हम करते हैं बीटा वन से और गामा वन से। ठीक है, और कोर्टोसिस का मेजरमेंट करते हैं हम लोग बीटा टू से और गामा टू से। इसका जो फार्मूला होता है ये μ3² अपॉन μ2³ होता है और यहाँ पर ये होता है √β1 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर ये फार्मूला होता है μ4 अपॉन μ2² और यहाँ पर ये होता है β2 माइनस 3 के बराबर। ठीक है, ये यहाँ पर या तो बराबर 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ये हमारा जो भी यहाँ पे टर्म है, या ये टर्म जो है ये बराबर 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इस केस में यहाँ पे स्क्यूनेस है तो इसका मतलब क्या हो गया सिमेट्रिसिटी, मतलब 0 स्क्यूनेस का मतलब सिमेट्रिसिटी, लेस देन 0 का मतलब निगेटिवली स्क्यूड और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड। अब अगर ये लेस देन 0 है तो इस केस में यहाँ पे भी अगर ये लेस देन 0 है तो √β1 है तो इसका मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब लेस देन उसको हम
नेगेटिव ही दिखाएंगे, ठीक है। और फिर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, बराबर जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। तो इसके माध्यम से जब भी हम बताते हैं तो ये सिमेट्रिसिटी की बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। और जब हम कोटोसिस पे आते हैं तो इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो या तो ये बराबर 3 होता है, या लेस देन 3 होता है, या ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मेसोकार्टिक, प्लेटिकार्टिक एंड लेप्टोकार्टिक, ठीक है। और यहाँ पर जब यहाँ पे मान 3 रख देंगे तो ये मान या तो जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा, या ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सेम वही मेसोकार्टिक, प्लेटिकार्टिक एंड लेप्टोकार्टिक, ठीक है। बस इतने ही इसके रिजल्ट हैं। इसी में घुमा फिरा के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। तो अब बताइए नितिन जी, अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? जल्दी से बोलिए। बोलिए। ओके, चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम कहाँ पहुंचे थे? 48 पे। अब एक्सेस कोर्टोसिस इज पॉजिटिव इन विच डिस्ट्रीब्यूशन? तो अब जल्दी से नितिन जी आप इसका आंसर बता दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर बता दीजिए। एक्सेस कोर्टोसिस का मतलब क्या है? एक्सेस, यहाँ पे कोर्टोसिस जो है बीटा 2 होता है, और एक्सेस कोर्टोसिस जो होता है ये हमारा गामा 2 होता है। अब एक्सेस कोर्टोसिस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब क्या कि इसका मान बीटा 2 माइनस 3 ये ग्रेटर देन जीरो है। तो अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नितिन जी अब बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। हाँ ठीक है, लेप्टोकर्टिक। तो लेप्टोकर्टिक यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार अभी जब महाराष्ट्र गया फिर अंडमान का कहीं का हमने पेपर जो किसी ने भेजा था तो उसमें मैंने देखा था इस टाइप के क्वेश्चन कई थे इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लेस देन जीरो पर, अब बता दीजिए जल्दी से। फिर गामा 2 का मान लेस देन जीरो है, नितिन बताइए। चलिए 49 में, सॉरी 48 में सी नहीं, 49 की बात हो रही है। चलिए प्लेटिकर्टिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ ऑल मोमेंट्स बियॉन्ड फर्स्ट आर जीरो? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि पहला हमारे पास जो कंडीशन लिख रहा है कि ये यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ ऑल मोमेंट्स बियॉन्ड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मोमेंट के बाद जो जितने भी हैं वो सब यहाँ पे जीरो हो जाएं, ठीक है। तो मतलब क्या, म्यू 2 जीरो हो जाए, म्यू 3 जीरो हो जाए, म्यू 4 जीरो हो जाए, इस तरीके से सभी। जल्दी से बताइए ये किस केस में होगा? बोलिए बोलिए। इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट होगा नितिन जी जल्दी से? नितिन और कौन है लाइव? साहिल। ठीक है चलिए हम बता दे रहे हैं। इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में हमारे पास क्या लिख रहे हैं सर, जीएसओ और अच्छा नितिन जी एक मिनट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का, मतलब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कांस्टेंट होने पे ये सभी जो है आगे के टर्म जीरो होते चले जाते हैं, ठीक है। एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार वो सभी डिफरेंसेस जहाँ पे जीरो होंगे मतलब सभी डेटा आपस में बराबर है हो गए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कांस्टेंट हो गया। अब नितिन जी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि इन्वेस्टिगेटर
और जेएसओ, हाँ दोनों सेम है। ध्यान में रखिएगा कि जेएसओ, इसको जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहा जाता है, ऑफिसर, ठीक है। और यहाँ पर जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है, स्टेट में नॉर्मली बोलते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट में यूपी वगैरह में एएसओ बोलते हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है। राजस्थान में देखेंगे तो एएसओ की पोस्ट आती है। और यहीं पे कहीं कहीं जो है इसमें, इसको बिहार वगैरह में कई कई बार इसको डीएसओ बोल दिया जाता है, सॉरी डीएसओ, डीएसओ मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है। या कहीं कहीं बीईओ की पोस्ट एक आती है जिसमें स्टैटिक्स पूछा जाता है, स्टैटिक्स से रिलेटेड सारी पोस्टें हैं। और ये स्टेट के लिए ये नाम जो है स्टेट्स में दिए जाते हैं। और सेंट्रल में जो जेएसओ है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या इसी के इक्विवेलेंट एक एसआई होती है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। ये नॉर्मली जो है मतलब यहाँ पे गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम है, होम अफेयर्स में इनका सेंसस डिपार्टमेंट होता है, सेंसस डिपार्टमेंट में ही जो है इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जेएसओ में देखेंगे तो ये जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं, जिनको मॉस्पी के तहत यहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें कई डिपार्टमेंट हैं। इसमें मॉस्पी में अगर देखेंगे तो मॉस्पी में हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट हैं, जैसे एमपी लैड, एमपी लैड मतलब जो सांसदों का 5 करोड़ रुपए सालाना जो होता है पैसा, उसकी मॉनिटरिंग का काम एमपी लैड करता है। फिर इसी के तहत एनएसएसओ आता है, ज्यादातर जेएसओ की पोस्टिंग इसमें होती है, एमपी लैड में भी होती है, वाटर कमीशन और इस तरीके से अदर डिपार्टमेंट भी है, तो उसमें भी पोस्टिंग होती है। फिर यहाँ पे सीएसओ था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको मर्ज कर दिया गया है इसी के साथ, ठीक है। एएसओ में ऑफिशियल वर्क होता है क्या? हाँ, एएसओ में ऑफिशियल वर्क भी होता है। जब आप यहाँ पे एमपी लैड या स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे एमपी लैड के साथ एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन तो अलग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ, इसी में डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग इसको बोला जाता है, एमपी लैड के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसमें ऑफिशियल काम होता है सारे। अगर आपको मतलब जेएसओ में भी ऑफिशियल चाहिए तो ये एनएसएसओ एक डिपार्टमेंट ये वाला छोड़ के बाकी आप कहीं पे भी ले लेंगे तो आपको ऑफिशियल काम ही है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे फील्ड का काम एनएसएसओ में ही है, सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे यहाँ पे जो एएसओ का काम होता है वो यहाँ पे फील्ड का काम है। लेकिन एएसओ कई कई जगहों पे मतलब प्लानिंग में या फिर अदर डिपार्टमेंट, जैसे जो फील्ड वाले डिपार्टमेंट हैं उनसे आप हटकर पोस्टिंग ले लेंगे तो उस केस में आपको ऑफिस का ही वर्क है, ऑफिस का ही काम है। जैसे बहुत सारे जेएसओ के देखेंगे तो, या एएसओ को देखेंगे तो उन्होंने वाटर कमीशन में पोस्टिंग ले रखी है। फिर उसके बाद देखेंगे तो कई कई बार पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी में भी पोस्टिंग ले रखे हैं कुछ लोग। कुछ लोग जो है मतलब देखेंगे तो जो दिल्ली में, खासतौर पर दिल्ली में जब जितने मंत्रालय हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, उसमें देखेंगे तो बहुत सारे मंत्रालयों में जेएसओ की पोस्टिंग होती है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, सीएजी वगैरह जो है इसमें नहीं होती है, सीएजी वगैरह में नहीं होती है। नहीं साहिल जी, अब सीएसएस कैडर होता है, वो कैडर का नाम है। वो जब आप डिपार्टमेंट में आ जाएंगे ना तो इसमें सीएसएस कैडर और ट्रिपल एस कैडर, दो कैडर होते हैं, जिसमें जेएसओ इसमें आते हैं और आईएसएस इसमें आते हैं। जो यूपीएससी से आईएसएस सेलेक्ट होते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वो सीएसएस में जाते हैं। ये कैडर होते हैं जिन जो मतलब आपका डिपार्टमेंट है वो किस कैडर में आता है, जिसमें आपका प्रमोशन, पोस्टिंग और ट्रांसफर, ये सारी गतिविधियां जो एक तरीके से मॉनिटर करते हैं, उनको कैडर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और कोई इशू? बोलिए। चलिए, उम्मीद है कि अब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम लोग
लाइव क्लास में अगले सैटरडे को मिलेंगे रात 10 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।